सोनेट नंबर 18 सेल कंपेयर दी टू समझ डे, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरा लाइन टू लाइन इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एक गाना भी सुनेंगे जिसमें ये पिक्चराइजेशन इस तरह से किया गया है। अगर आप एनालिसिस को अच्छे से समझ लेते हो तो वो आप गाना सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेसन, जिसका नाम है आपका सोनेट नंबर 18 सेल कंपेयर दी टू समझ डे। थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग को सीधा पॉइंट पे आना है। बस यही है क्या कि उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में और उन्होंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था आपका सोनेट के राइटिंग में, जिसको हम लोग यहाँ फ्लरिश करेंगे। इनका सोनेट जो है वो पहले के लिखे गए सोनेट से थोड़ा अलग था। फर्स्ट टाइम जो सोनेट लिखा गया था वो 14th सेंचुरी में लिखा गया था, इटालियन सोनेट, जो कि पेट्रार्क ने लिखा था। उसका जो फॉर्मेट था वो आपका अलग था, 8 लाइन एंड 6 लाइन, ऑक्टेट एंड सेस्टेट। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम 14 लाइन का कविता लिखा, सोनेट ही लिखा, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग कर दिया। तो उसको थोड़ा जान लेंगे हम लोग ताकि समझ पाए कि एक्चुअली ये जो सोनेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सोनेट नाम ही है इसका, सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, वो थोड़ा अलग क्यों है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका सोनेट जो है वो मतलब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अलग क्यों है थोड़ा सा, ठीक है। इसके पहले जो सोनेट लिखा जाता था वो आपका इटालियन सोनेट था, जो कि 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें दो भाग में उसको बांटा गया था। एक तो भाग था आपका 8 लाइन का और दूसरा था 6 लाइन का, ठीक है। इसके बाद इसको ऑक्टेट, 8 लाइन को ऑक्टेट कहा जाता था और लास्ट का 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता था। लेकिन इन्होंने यानी शेक्सपियर ने इन्होंने क्या किया, इसको 4 भाग में बांटा। कौन कौन सा? फर्स्ट क्वार्ट्रेन, सेकेंड क्वार्ट्रेन, थर्ड क्वार्ट्रेन एंड कंक्लूडिंग कपलेट, ऐसे करके ही आता है आपका एग्जाम में भी लिखने के लिए, वैसा होता है। तो इन्होंने क्या किया, क्वार्ट्रेन मतलब कि 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइंस एंड 2 लाइंस, यानी कि टोटल 40 लाइंस हो गए। तो ये क्वार्ट्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि चौपाई, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, चौपाई। 4 लाइन का कुछ लिखा जाए तो उसको चौपाई कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्ट्रेन, सेकंड क्वार्ट्रेन, थर्ड क्वार्ट्रेन और ये लास्ट में जो कपलेट मतलब दोहा होता है, जो 2 लाइन का होता है, इन्होंने इस तरह से किया था। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी, इस तरह का फॉर्मेट अगर कोई लिखे तो वो शेक्सपियरियन सोनेट होता है। और चूंकि इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लिश है, इसलिए इसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। आपके एमसीक्यू में क्या आ सकता है? एमसीक्यू कहने का मतलब ये हो गया कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12 में दिया गया है, जिसमें एमसीक्यू आता है और उसमें आपको पूछा जा सकता है कि ये जो सोनेट पढ़ रहे हैं, सोनेट नंबर 18, वो कौन सा सोनेट है। हम जानते हैं शेक्सपियरियन सोनेट है, लेकिन साथ में इंग्लिश सोनेट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? इंग्लिश सोनेट, ठीक है। अब थोड़ा और जानते हैं कि सोनेट के बारे में, कि राइटर ने क्या किया था सोनेट के लेकर। कि इनका सोनेट जो पहली बार पब्लिश हुआ था किसमें? शेक्सपियर सोनेट बाय द क्वार्टो में इसको पब्लिश किया गया था। उसको जानने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्या और भी जान लेते हैं थोड़ा। टोटल कितने सोनेट लिखे थे उन्होंने? 154 लिखा था। 1 से लेके 26, जिसमें से हम लोग का 18 नंबर सोनेट आता है, वह किसको डेडिकेट करके लिखे गया था? सोनेट का मतलब हो गया किसी न किसी के लिए डेडिकेशन, मतलब आप उसके लिए लिख रहे हो। तो उन्होंने लिखा था WH। WH पूरा पूर्ण उनका ज्ञान नहीं है कि उन्होंने पूरा एकदम हिंट नहीं दिया है कि वो किसके प्रति लिख रहे हैं। लेकिन जो पूरा कलेक्शन जो उनका था सोनेट का, जो शुरुआत से 1 से लेके 126 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो WH थे। वो कौन थे, थोड़ा बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, हम 127 से 152 तक जो था वो आपका डार्क लेडी के बारे में था। अगर आप कॉलेज लेवल में जाते हो, मतलब अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो डार्क लेडी के बारे में कोई ना कोई पोएम जरूर पढ़ोगे, सोनेट जरूर पढ़ोगे। उसके बाद में सोनेट नंबर 153 एंड 154 जो है वो क्यूपिड जो है उनके लिए लिखा गया था। क्यूपिड अब रोमन गॉड होता है, जो कि आप देखते होगे ये वाला, जिसमें एक तीर लेके बच्चा क्या हो रहा है, पंख लेके उड़ रहा है, तो वो वाला है। तो ये तो हो गया उनके बारे में कि सोनेट कितने तरह से लिखा था। हम लोग बात आते हैं सोनेट नंबर 18 पे, ठीक। तो बैकग्राउंड ऑफ द पॉइंट, इसके पहले उन्होंने 1 से लेके 17 तक सोनेट लिखा। 18 में आने के बाद सोनेट का थीम थोड़ा चेंज हो गया, इसीलिए सोनेट नंबर 18 जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है उसके कंटेंट की वजह से। और 1 से 17 तक थोड़ा जान लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि 18 लिखने की जरूरत पड़ी। 1 से लेकर 17 तक उन्होंने जितने भी सोनेट लिखे, WH को यानी कि जिसको डेडिकेट करके लिखा गया था, वो बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर कह सकते हो कि हाँ, वो मतलब सुंदरता की मूर्ति था। अब वो आप बोलोगे सर कि हाँ वो लड़की होगी, ज्यादातर तो लड़के तो लड़कियों की ही तारीफ करते हैं उसकी सुंदरता के बारे में। लेकिन इन्होंने एक्चुअली WH जो थे उसके दोस्त थे,
और दो हो सकते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? विलियम हर्बर्ट, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि दो में से कोई एक होगा, विलियम हर्बर्ट या फिर विलियम हर्बर्ट कौन है? अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, थर्ड अर्ल है, और हेनरी राइसली जो है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। पेम्ब्रोक महोदय ये वाले हो गए और हेनरी राइसली ये वाले हो गए। तो इसके ऊपर में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कौन है, हमारे पोएम पे आएंगे। लेकिन इनको डेडिकेट करके लिखा गया है, जो कि एक लड़का है। आपके मन में भी आएगा कि लड़की के लिए क्यों नहीं लिखा गया है, लड़का के लिए क्यों लिखा गया है? तो दोस्त के लिए लिखा गया है। पढ़ लेते हैं उसको और फिर कितना बहुत जबरदस्त इसका कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन कहने का मतलब कभी ना कभी आप भी किसी का तारीफ करोगे, ठीक है। और तारीफ करने के लिए क्या होता है, देखिए जो कुंवारे लड़के लोग हैं या शादीशुदा भी हो, अपने मिसेस का या फिर गर्लफ्रेंड का तारीफ करना पड़ता है। तो तारीफ में भी बहुत किस्म होता है, बहुत तरीके होते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, तो फिर इस चैप्टर में हम लोग आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो चलिए, उन्होंने क्या कहा तारीफ के लेकर, अगर हम 3 की बात करें, चलिए 3 लड़का है यहाँ पे। ये 1 नंबर लड़का हो गया, ये बी नंबर हो गया और ये सी नंबर हो गया, ठीक है। और तीनों की ही गर्लफ्रेंड है। चलिए, तो गर्लफ्रेंड को भी बना दिया जाए। ये तीनों की गर्लफ्रेंड है और ये इसको तारीफ करना है, और तीनों 3 तरह का तारीफ करेगा। और आप बताओगे कि तीनों का तारीफ में कौन सा तारीफ बढ़िया है। और इसी से हम लोग का इस कविता के बारे में भी थोड़ा समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो पहला जो ए है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहला ने कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बी ने कहा तुम चांद के जैसे खूबसूरत लग रही हो। अब बताइए, ए से बी वाला थोड़ा ज्यादा कर रहा है कि नहीं? मतलब तारीफ के रूप में अगर बोलेंगे तो बी वाली ज्यादा खुश हो जाएगी, मुझे चांद से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब मैं तीसरे की बात आता हूं। सी ने क्या कहा, आज तुम निकली हो बाहर, गुलाब बागीचे से मत गुजरना, नहीं तो गुलाब शर्मा के क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तुम मुझसे बहुत ज्यादा, गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो कहने का मतलब है कि ये तीसरा वाला जो है, अब बताइए तीनों कंपैरिजन में, कंपैरिजन का मतलब देखिए, या फर्स्ट वाला में क्या किया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या कंपैरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, तुम चांद के जैसे खूबसूरत लग रही हो, तो यहां कंपैरिजन हो रहा है, यानी यहां पे हम क्या बोलेंगे, कंपैरिजन हो रहा है। और तीसरा जो है उसमें बोलेगा कि तुम, गुलाब भी शर्मा जाएगा, गुलाब भी मुरझा जाएगा आपको देख करके कि हाँ मुझसे भी कोई खूबसूरत कोई है वहां पे। तो इसका मतलब यहां भी कंपैरिजन हुआ है, लेकिन ऐसा कंपैरिजन हुआ है कि उसको उससे भी ज्यादा दिखाया गया है, ठीक। तो बताइए कौन सी लड़की ज्यादा खुश हो जाएगी, किसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा खुश हो जाएगी? सी वाले, क्योंकि उसका जो मतलब तारीफ हुआ है वो कुछ ज्यादा ही हुआ है। आप गाने में भी बहुत सारा सुनोगे गाना जिसमें तारीफ के पुल बांधे गए हैं। एक गाना मुझे याद आता है, आप बताना उसमें कि हाँ उसमें कंपैरिजन किस तरीके से हुआ है। पहला गाना मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जबां पे भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं कि तुम सा हंसी इस कायनात में कोई भी नहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, ओम शांति ओम का है, जिसमें जो लड़का है वो तारीफ कर रहा है लड़की की। लेकिन तारीफ जो है उसमें तारीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है कि हाँ किससे कंपैरिजन हो। वो तारीफ, वो लफ्ज ही नहीं बना है कि तुम्हारे लिए मैं बता सकूं, ठीक है। फिर एक है, एक कंपैरिजन वाला मैं गाना बताना चाहूंगा जो कि आप लोगों ने सुना होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जिसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे वैसे, तो जैसे 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 करके मतलब कंपैरिजन हुआ है। तो यहां भी आप अगर सोनेट पे जाओगे तो यहां पर क्या देखोगे, Shall I compare thee to a summer's day? क्या मैं तुम्हारी तुलना समर्स डे से कर सकता हूं? यानी कि कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन से ही तुलना करके किसी की खूबसूरती को बताया जाता है कि तुम कितने खूबसूरत हो। तो उसका जो दोस्त था वो बड़ा ही खूबसूरत था और इसकी चिंता उसको बहुत थी। किसको? शेक्सपियर को, कि हाँ मेरा दोस्त तो बहुत खूबसूरत है, पर क्या मैं उसकी खूबसूरती को इतना दिन तक रख पाऊंगा या दूसरे जान पाएंगे ये इतना खूबसूरत है। तो उन्होंने 1 से लेकर 17 तक अपने दोस्त को कहता है कि तुम शादी कर लो, शादी करके क्या करो, बच्चे पैदा करो, और बच्चे पैदा करोगे तो उससे तुम्हारी खूबसूरती क्या रहेगी, दुनिया में जारी रहेगी। तुम जितनी खूबसूरत हो तुम्हारा बच्चा भी उतना ही खूबसूरत होगा, यानी तुम्हारी खूबसूरती हमेशा रहेगी तुम्हारे बच्चों के बदौलत, ठीक।
ऐसा होता भी है, लेकिन वो किसी लड़की से शादी करेगा। अब लड़की अगर खूबसूरत नहीं हुई और बच्चा जो है लड़की पे चला गया तो, यानी उसकी बीवी पे चला गया तो, तब उसके मन में आया कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूं कि वो जितना खूबसूरत है लोग उसके बारे में जाने कि वो इतना खूबसूरत था और है। तो कहने का मतलब है उन्होंने लेसन नंबर 18 में उस थीम को चेंज कर दिया कि तुम शादी करो। शादी, अभी वो शादी के पर नहीं आ रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, हम लोग अब इस कविता में जानेंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने बैकग्राउंड थोड़ा समझ लिया। सोनेट 1 से 70 तक जो कहा गया था, 18 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 18 में जो हमारा स्टाइल होगा वो कौन सा होगा, देखिए हम पहले बात कर चुके हैं कि सोनेट है, ये कौन सा स्टाइल है, इंग्लिश सोनेट है, 3 क्वार्टेंस एंड कंक्लूडिंग कपलेट से होता है। फिर उसके बाद में राइम स्कीम। अच्छा, सोनेट जो होता है, आप कोई भी 14 लाइन लिख दो तो वो सोनेट नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके पीछे में बहुत कुछ करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट क्वार्टेन जो मैंने दिया है यहाँ पे, सेकंड क्वार्टेन, थर्ड क्वार्टेन, तो इसमें राइम स्कीम होता है। राइम स्कीम, पहले तो राइम स्कीम मिलाना पड़ता है, उसके बाद मीटर मिलाना पड़ता है, बहुत कुछ मिला के आपको सोनेट तैयार होता है। तो पहला हम निकालेंगे किसका, राइम स्कीम का। राइम स्कीम क्या होता है, लास्ट का जो वर्ड होता है वो एक जैसा साउंड करता हो, जैसे डे, टेम्पोरेट, मे, डेट। चलिए हम इसको राइम स्कीम बनाते हैं। अगर हम डे को ए लिखते हैं, इसी तरह का साउंड कौन कर रहा है, मे, तो इसको भी हम ए लिखेंगे। उसके बाद हम टेम्पोरेट, तो इसको हम लिखेंगे बी, और डेट इसको लिखेंगे हम बी। तो देखिए टेम्पोरेट और डेट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो ए बी। अब फिर देखिए साइंस, उसके बाद डिक्लाइंस एक जैसा है, तो इसको हम सी और सी लिख लेते हैं। डिम्ड और अनट्रिम्ड एक जैसा साउंड कर रहा है, तो इसको हम डी और डी लिख लेते हैं। फेड, फेड को हम ई लिख लेते हैं। और इसी के जैसा साउंड कौन सा कर रहा है, शेड, तो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और उसके बाद हम आउस्ट, इसको लिखेंगे एफ, ग्राउस्ट, इसको भी लिखेंगे एफ। यानी कि देखिए मिल रहा है कि नहीं, कैसे मिल रहा है, फर्स्ट का थर्ड लाइन के साथ और सेकंड का फोर्थ लाइन के साथ में। ये इनका प्रत्येक सोनेट में ऐसा ही था, और लास्ट का जो था वो दोनों आपस में मिलता है, तो हम इसको लिखेंगे जी और जी। तो कहने का मतलब है इनका राइम स्कीम कैसा था, ए बी सी डी ई एफ जी जी। और इनका सब में ऐसा ही राइम स्कीम था। कुछ कुछ चेंज था, अपवाद वाला भी है, तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। तो ये आपका राइम स्कीम है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। और अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका और एक खास बात का, जो कि हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि एक पोएम लिखने में कितना मेहनत लगता है, और उन्होंने क्यों कहा कि मैं ऐसा पोएम लिखूंगा जो दुनिया उसको पढ़ेगी और दुनिया उसको अप्रिशिएट करेगी। तो देखिए एक मीटर होता है। मीटर क्या होता है, हम लोग कुछ बात करते हैं तो कुछ लफ्ज को, यानी कुछ वर्ड को हम लोग तोड़ के अगर बोले, जैसे अगर हम बोलते हैं किसको ले ले, अच्छा हम टेबल ले लेते हैं, टेबल। ठीक, अच्छा टेबल बोलने में हम जब बोलेंगे तो उसको दो भाग में बांट कर बोलते हैं, कैसे, टेबल, टेबल। अच्छा नहीं, ये वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरा पे आते हैं हम लोग, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं इसका, एलिफेंट, एलिफेंट। अच्छा एलिफेंट को हम लोग कैसे बोलेंगे, एल ई फेंट। अब देखिए फेंट पे हम जोड़ लगा के बोलते हैं कि नहीं, जोड़ से बोलते हैं फेंट, एल ई फेंट, एल ई फेंट। देखिए इसको हम जोड़ से बोलते हैं, इसको हम धीरे बोलते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ से बोलते हैं। उसी प्रकार से कुछ वर्ड ऐसे उन्होंने चुना जिसका मीटर जो होता है ना वो कैसे चले, ऐसे चले, मतलब एकदम, जिसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है वो समझिए पहले। उन्होंने ऐसे वर्ड को चुना जिसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये इस तरह से रिदम बने, इस तरह से रिदम को कहा जाता है आयम्बिक। और इसको हार्ट बीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट बीट की जैसा दिखाई देता है, तो आयम्बिक। तो अब ये जो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जाएगा, इसको आयम्बिक कहते हैं। तो क्या उन्होंने अपने वाले में ऐसा किया है, बिल्कुल किया है। कैसे किया है देखेंगे हम लोग और समझेंगे। देखिए सेल, इसको हम पहले बांटते हैं, बांटने से समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूं। तो सेल को हम लोग कैसे बोलेंगे, एक बार में बोलेंगे। आई को एक बार में बोलेंगे। कंपेयर, तो कम एक, पेयर एक, दी एक, टू एक, ए एक, समर्स, 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 डे हो गया। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग में बैठा। फिर दूसरे ये करते हैं, दाउ आर्ट मोर लवली, तो लवली एंड मोर, मोर टेम्परेट, तो टेम्परेट,
रेट। अब इसको भी देखिए कितने भाग में बटा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 भाग में बटा हुआ है। फिर देखेंगे रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 भाग में बटा हुआ है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा देखिए, तो सब में 10 10 भाग में बटा हुआ है ना। यही खूबसूरती है इनकी कि इन्होंने क्या किया, जो भी लाइन लिखा है ना उसका अगर हम सिलेबल डिवीजन करेंगे, इसको कहते हैं सिलेबल डिवीजन, तो वो 10 10 भाग में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और दूसरी खूबसूरती क्या है इसकी कि पहला इसका अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। पहले हम धीरे बोलेंगे, फिर हम जोर से बोलेंगे। जैसे सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। देखिए सेल नीचे से, आई हमेशा जोर से ही बोला जाता है। देखिए किस तरह से वर्ड का इन्होंने चयन किया है जिसमें ये रिदम बने। ठीक, तो अब मेरे साथ कीजिएगा, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इस तरह से होता है। तो ये एक मतलब क्या था, आईएमबी, किसको क्या कहते हैं, आईएमबी कहते हैं। अब पेंटामीटर क्या है, चूंकि दोनों में एक अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस, दोनों मिलाकर 1 फीट बनता है या 1 मीटर बनता है। तो इसको स्ट्रेस, इसको अनस्ट्रेस, इसको स्ट्रेस, इसको अनस्ट्रेस, इसको स्ट्रेस, इसको अनस्ट्रेस, इसको स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब जोर से बोलना। हमारे सामने कितने फीट या मीटर बन रहे हैं, प्रत्येक में चूंकि 10 भाग में बटा हुआ है तो 5 करके मीटर बनेंगे। तो 5 मीटर को ही कहा जाता है पेंटामीटर, इसको कहा जाता है पेंटामीटर। इसलिए आप लोग सुनोगे कि सोनेट जो लिखा गया है इसका आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ। आयम्बिक क्यों, क्योंकि नीचे ऊपर ऐसे करके है, और पेंटामीटर क्यों, क्योंकि 5 मीटर में बटा हुआ है। ये इस तरह से उन्होंने सारे लाइन है, जो 14 का 14 लाइन है वो सभी का सभी वैसे ही खींच किया गया है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, बांट कर देख सकते हो, और यही इसकी खूबसूरती है कि इसको सबको इतना अप्रिशिएट करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग पोएम के एनालिसिस पे। अभी तो 15-16 मिनट हो चुका है, अभी तक हम लोग ने पोएम शुरू नहीं किया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसको खत्म कर दे, और साथ ही साथ गाना भी सुनेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए पहला फर्स्ट क्वार्टर हम लोग करेंगे, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सेल आई कंपेयर दी, दी यहां कौन है, दी यहां पर उस समय जो शेक्सपियर थे वो अपनी भाषा यूज करते थे। तो दी का मतलब यहां यू है, यू मतलब तुम मतलब वो अपने दोस्त को कह रहा है। तो यहां पे आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि ये दी कौन है, उसका दोस्त है, द फ्रेंड्स ऑफ द पोएट या पोएट्स फ्रेंड, या WH भी बोल सकते हैं। टू अ समर्स डे। अब एक सवाल आती है, आपके एग्जाम में भी आता है कि ये समर्स डे का मतलब एक दिन की बात की जा रही है या पूरा सीजन के बारे में किया जा रहा है। या तो सीजन बोलेंगे या दिन बोलेंगे। देखिए अगर उन्होंने सीजन लिखता, अगर वो सीजन लिखते तो उनका राइम स्कीम नहीं मिलता, या सीजन अगर लिखते तो उनका मतलब मीटर भी नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, डे लिखा, ताकि वो मिल जाए। लेकिन हमें समझना है उनका मतलब भावना क्या है। भावना यह है, समर्स डे कहने का मतलब समर सीजन से है, पूरा सीजन से है। आपके एमसीक्यू में आता है कि समर्स डे किसको डिनोट करता है, समर सीजन को डिनोट करता है। ठीक, दूसरी बात कि उन्होंने कंपैरिजन किया है और लास्ट में क्या किया है, क्वेश्चन मार्क किया है। क्या मैं आपकी तुलना समर सीजन से कर सकता हूं। अब मैंने, आप जो याद कीजिए, मैंने 3 कंपैरिजन कहा था फर्स्ट टाइम में, जिसको सी वाला जो मतलब बॉयफ्रेंड था उसने कहा था अपनी गर्लफ्रेंड से कि गुलाब भी देख के तुमको शर्मा जाएगा, गुलाब के बगल से मत गुजरना नहीं तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। यानी इस गुलाब से बेहतर कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक, तो ये कंपैरिजन जो है, एक तो होता है बराबर वाला कंपैरिजन, जैसे अगर उसका दोस्त को ले ले हम लोग, अगर उसके फ्रेंड को ले ले, और अगर हम लोग समर सीजन को ले ले, समर सीजन को ले ले, अगर दोनों बराबर है तो वो यही कहता कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एज द समर सीजन, तुम वैसे ही खूबसूरत हो जैसे कि समर सीजन है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सेल आई, क्या मैं तुलना कर सकता हूं आपकी किसके साथ, समर सीजन के साथ। इसका मतलब दोनों में से कोई अच्छा जरूर है, या तो उसका दोस्त अच्छा है या तो समर सीजन अच्छा है। अगले ही लाइन में उन्होंने आंसर दे दिया है। क्या दिया है, दाउ आर्ट, दाउ आर्ट का मतलब यू आर। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया है साइड में, देखिएगा, दाउ आर्ट यानी कि यू आर मोर लवली, तुम ज्यादा लवली हो, एंड मोर टेम्पोरेट। अच्छा, ये जो टेम्पोरेट वर्ड है, ये वर्ड आता है ज्यादातर
मौसम के लिए आता है। तो हम लोग समर सीजन को, मौसम को, हमारे यहाँ तो इंडिया में क्या है, समर सीजन वैसा नहीं है वहां, लेकिन इंग्लैंड में समर सीजन बहुत ही सुहावना होता है, नए नए फूल उगते हैं और बहुत सुहावना मौसम होता है, देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और वहां का मौसम की खासियत उस समय ऐसी होती है कि न ठंड ज्यादा पड़ती है न ज्यादा गर्म पड़ती है। तो उस स्थिति को, न ज्यादा गर्म पड़े न ज्यादा ठंडा पड़े, उसको कहते हैं टेम्परेट, समशीतोष्ण। तो यू आर मोर लवली। अच्छा, समर सीजन तो लवली है, नो डाउट लवली है, और वो टेम्परेट भी है, ना तो ज्यादा गर्म है ना तो ज्यादा ठंडा है, पर तुम उससे ज्यादा क्या हो, लवली हो, और तुम उससे ज्यादा क्या हो, टेम्परेट हो। लेकिन अब ये थोड़ा अगले मीनिंग पे आते हैं कि लवली कहने से और टेम्परेट कहने से क्या समझ में आता है। देखिए, खूबसूरती दो तरह की होती है, एक तो बाहर से देखने में खूबसूरत होता है और एक होता है मन का खूबसूरती। तो कहने का मतलब कि लवली यानी कि बाहरी खूबसूरती, समर सीजन बाहर देश से देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, और साथ ही साथ उसमें आप रहोगे तो न ज्यादा गर्मी पड़ेगी न ज्यादा ठंडा पड़ेगा, यानी आपको अंदर से भी फील अच्छा होगा। यानी मेरा दोस्त जो है वो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और बाहर से भी, अंदर का मतलब उसका मन बहुत खूबसूरत है, और लवली मतलब उसका रूप रंग बहुत क्या है, खूबसूरत है। यानी दोनों ही खूबसूरती यहां पे दिखाया जा रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो लवली एक्सटर्नल के लिए है, इंटरनल हो गया टेम्परेट। तो यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो और ज्यादा क्या हो, शांत रहते हो। मतलब किससे, समर सीजन से। अब ये तो बताएगा ना कि समर सीजन कब कब है जो ऐसा नहीं रहता है, लवली नहीं रहता है, टेम्परेट नहीं रहता है। तो अगले लाइन में उन्होंने क्या किया है, एक एक करके ड्रॉबैक्स दिखाया है किसका, समर सीजन का। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स। पहला है उनका कि रफ विंड। अच्छा, समर सीजन में वहां की खास बात होती है, हमारे यहां भी समर सीजन जब आता है तो बहुत सारे तूफान आते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, तूफान आता है आपका किसमें, जिसमें पेड़ का जो कलियां उग रही होती है तो उसमें बड़ा तूफान आता है, ठीक। तो रफ विंड उसी के समय में, रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड जो है, जो पछुआ हवाएं चल रही है, वो शेक करती है, हिलाती है किसको, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। मे, अब यहां पर मे जो मंथ है वो इस बात को डिनोट करता है कि समर सीजन कब आ रहा है, मई महीना में। आपका एमसीक्यू में आएगा कि समर सीजन कब आ रहा है, मई महीना में। और मई महीना में छोटी छोटी कलियां खिलती है। फूल खिलने के लिए जो पहली कली होती है ना, बर्ड्स जिसको कहते हैं कली, वो खुलने ही वाला होता है, बहुत ही डार्लिंग, बहुत ही प्यारा लगता है। वो शेक, उसको हिलाकर क्या करता है, गिरा देता है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त क्या है, कभी आप लोग भी कभी बागीचे में जाते होगे तो क्या कलियों को देख के उसको जोर से क्या हिला के गिरा देते हो, नहीं। आप क्या करते हो उसके साथ, मतलब फोटो तो जरूर खिंचवाते हैं, ठीक। तो रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, किसकी, समर सीजन की एक प्रॉब्लम है कि रफ विंड जो उसका है ना, वो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, बहुत खूबसूरत एक कलियां होती है, उसको वो जोर जोर से उसको शेक करके क्या करती है, गिरा देती है नीचे, ठीक। उसको यानी कि खराब कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक। मेरा दोस्त ऐसा नहीं करता है। एंड समर्स लीज, लेकिन एक और बात है, भले ही खूबसूरत है हमारा समर सीजन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसका जो लीज है, लीज का मतलब यहां पर ड्यूरेशन से होगा, और ड्यूरेशन का मतलब ये एक तुम्हारा आपका लीगल टर्म है। लीगल टर्म कहने का मतलब हो गया, आप लोग सुने होंगे 99 ईयर्स लीज पे लिया गया है, यानी कि समय की अवधि, हमेशा के लिए नहीं है समर सीजन, थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, फिर आता है बाद में, लेकिन थोड़े समय के लिए ही आता है, फिर चला जाता है। तो ट्रांजिटोरी है, नॉन परमानेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट डेट, बहुत कम समय के लिए वो आता है और आकर क्या होता है, चला जाता है। शॉर्ट डेट, टू शॉर्ट मतलब बहुत कम समय के लिए आता है। डेट मतलब यहां पर समय की अवधि के लिए बोला गया है यहां पर, और डेट का मतलब वो डेट भी है जिसमें डेट पे जाते हैं ना, ठीक है। तो वो बहुत कम समय के लिए आता है और चला जाता है। लेकिन मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, ऐसे ही खूबसूरत दिखता है और ऐसे ही अंदर से भी क्या है, वो काम है, खूबसूरत है, ठीक। तो समर सीजन नो डाउट बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें दो ड्रॉबैक्स दिखा दिया। पहला ड्रॉबैक्स क्या है उसका, कि उसका रफ विंड है। पहला ड्रॉबैक्स दिखाया इसका रफ विंड। रफ विंड कैसा है, वो क्या करता है, डार्लिंग बर्ड से मे को क्या करता है, मतलब खराब कर देता है। और दूसरा क्या है, समर्स लीज, टू शॉर्ट अ डेट, बहुत कम समय के लिए। तो दो खराबी तो मिल गई यहां पे। ये चार लाइन हम लोग जल्दी से सुन लेते हैं गाने के रूप में, उसके बाद हम लोग अगला चार लाइन हम लोग करते हैं, ठीक। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely
temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. तो यहाँ हमने सुना, पूरा गाना हम सुनेंगे और मजा भी आएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं और देखते हैं हम लोग कि अगला क्या कहना चाहते हैं। सम टाइम, कभी कभी, टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। अब आपसे पूछेंगे जनरल सवाल, हेवन कहाँ है, ऊपर के नीचे? आप बोलोगे ऊपर में, ठीक। तो ऊपर से कोई देख रहा होता है, कौन? अगर हेवन ऊपर में है तो ऊपर से देख रहा है बहुत ही लाल। और देख कैसे रहा है? हम लोग जो आंख होता है, आंख से जो एक पुतली होती है वो गोल कलर की होती है। आंखों की जो बीच की पुतली होती है वह कैसी होती है? एकदम गोल होती है। ऊपर में, ऊपर अगर देखोगे आसमान की तरफ तो वैसे ही आपको गोल नजर आएगा। क्या? सूरज। दोस्त, आई ऑफ हेवन कहने का मतलब क्या है? वहां पे सन है। सन का मतलब हो गया सूरज है। आपका एग्जाम में आता है आई ऑफ हेवन का मतलब क्या है? सन है। तो सम टाइम टू हॉट, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कभी कभी वो होता है ना कि सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस वक्त हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होती है इंडिया में। तो आई ऑफ हेवन साइंस ज्यादा ही चमकने लगती है, वो अच्छा नहीं लगता उस समय। यानी हमारा दोस्त ऐसा नहीं है, यहाँ पर गुस्से के भाव को भी दिखाना चाहता है वो। मेरा दोस्त कभी गुस्सा नहीं करता है, गुस्से में आंख क्या होता है? लाल हो जाता है ना। तो समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, कभी कभी जो गर्मी ऋतु में जो आई ऑफ हेवन है, सूरज जो है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता है, ना कहीं गर्म होता है वो। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम्ड, और उसकी कभी कभी क्या होती है, हम बोलेंगे कि हाँ, जो सुनहरा सूरज का क्या होता है, रंग क्या होता है? सुनहरा होता है। सुनहरा का मतलब बहुत ही गोल्ड टाइप का होता है, ठीक, बहुत ही प्यारा लगेगा। मेरा दोस्त भी गोल्ड है, वो कलर होता है ना वैसा टाइप का गोल्ड। लेकिन मेरा, अब पहले तो देख लेते हैं कि ड्रॉबैक्स किसका है, कि समटाइम्स टू हब हो तो हो गया। एंड ऑफन इज इज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम्ड, कभी कभी उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्सन। अच्छा, हीज यहां कौन है? सन है। और यहां हीज का मतलब सन का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। जैसे कि यहां मैंने लिखा है, हीज का क्या है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और कहा गया है कि सूर्य के सामने से उसकी जो गोल्ड कॉम्प्लेक्सन है, उसका जो रंग है, कॉम्प्लेक्सन का मतलब रंग होता है, वो डिम्ड, धुंधला पड़ जाता है। आप भले ही बोलो कि वो गोल्ड कलर का दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, पर वो कभी कभी धुंधला हो जाता है। कैसे धुंधला होता है? बादलों से। बादलों से क्या होता है? धुंधला। वो आता है, बादल उसको ढक लेते हैं, वो धुंधला पड़ जाता है। लेकिन मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो कभी भी उसका चेहरा धुंधला नहीं पड़ता है, वो हमेशा वैसे ही गोल्ड की तरह चमक रहा होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो देखिए, कंपैरिजन इतना खूबसूरत किया जा रहा है ना कि आपको कहीं ना कहीं इमेजिन होने लगेगा कि हाँ, उसका दोस्त कितना खूबसूरत था, ठीक। तो डिम्ड, फिर उसके मन में आती है एक सवाल, अंदर ही अंदर खाती है। वो क्या है उसका? देखिए, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज एक ना एक समय खत्म होनी ही है। जैसे आप हमेशा जवान रहोगे? नहीं, एक समय आएगा आप बूढ़े हो जाओगे, चेहरा में झुर्रियां पड़ जाएगी, खूबसूरत नहीं दिखोगे, ठीक। ये दो तरीके से होगा। कैसे होगा? और हाँ, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर मतलब हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज, या फेयर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी कहा जा रहा है। आप घर में कोई सामान लेके आते हो, हमेशा वैसे दिखता है? नहीं, कुछ समय के बाद में वो क्या होता है? धुंधला पड़ जाता है, उसमें रस्ट एंड डस्ट लगने लगते हैं, और उसमें क्या होता है? वो खराब होने लगता है। अब उसके दिमाग में भी आ रहा है कि मेरा दोस्त जो है तो एक ना एक दिन, जैसे कि हर एक खूबसूरत से खूबसूरत चीज क्या होती है? खत्म हो जाती है। उसके मन में आ रहा है, क्या आ रहा है? बाय चांस। दो तरीके से होता है, मतलब ये जो खूबसूरती जाती है वो दो तरीके से जाती है। बाय चांस मतलब अचानक से कभी चली जाएगी। कैसे? एक्सीडेंट होकर भी हो सकता है, या बीमार पड़ के भी हो सकता है। और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अनट्रिम्ड का मतलब होता है, जैसे इस वर्ड को समझ लेंगे तो ये मीनिंग समझ में आ जाएगा। अनट्रिम्ड का मतलब सजाया सवारा हुआ नहीं। ट्रिम्ड करना मतलब सजाना या सवारना। नहीं सजाया या नहीं सवारा गया हो तो वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? उसके चेहरे पे वो जो फेयरनेस है, जो कि मतलब अच्छा यूथफुलनेस है, वो क्या होता है? चला जाता है, ठीक है। तो ये जो नेचर चेंजिंग कोर्स है ये नेचुरल है। आज नहीं तो कल समय आएगा आप बूढ़े होने लगोगे, ठीक। ये दो तरीके, तो यहां हम लोगों ने समझा कि हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज दो तरीके से गायब मतलब चला जाता है, डिक्लाइंस होता है। पहला हो गया
कि बाई चांस, दूसरा हो गया नेचर चेंजिंग कोर्स, ठीक। अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड का मतलब कि अगर इसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो, जैसे अगर हम जैसे बोलते नहीं है कि हाँ मान लो कि मुरझा गया चेहरा पर पूरा क्रीम ब्रूम, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, मेकअप जो करते हैं ना, 8,000 10,000 का मेकअप कर लेते हैं, फिर वो मतलब वही खिलता हुआ चेहरा समझ में आ जाता है, वो ना किया जाए तो एक न एक दिन तो सब क्या होने वाले हैं, बूढ़े होने वाले हैं, उसका जो चेहरे का रंग है वो जाने वाला है, ठीक। तो अब फिर से दिमाग में आ रहा है ना, मेरा दोस्त तो खूबसूरत है, नो डाउट खूबसूरत है, किससे खूबसूरत है, समर सीजन से खूबसूरत है, लेकिन वो एक न एक दिन तो क्या होने वाला है, जाने वाला, उसका चेहरा मुरझाने वाला है कि नहीं। चलिए, तो ये हम लोगों ने एक सवाल उसके मन में आ गया, इसका जवाब अगले में मिलेगा हमको, लेकिन हमारा गाना को कंप्लीट करते हैं 4 लाइन और। Sometime too hot, the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. तो चेहरे का यहाँ पे देखिए, चेहरा धीरे धीरे क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, बूढ़ा होते जाता है, होता है। अब अगला में जाते हैं हम लोग कि उसके मन में एक सवाल आ गया है। सवाल क्या आ गया है कि मेरा दोस्त अब कैसे बचेगा, क्योंकि वो भी तो एक दिन चला जाएगा। फिर वो कह रहा है बट, बस ये जो उसके मन में आया ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बट, जैसे अगर आप मन से हताश हो रहे हो ना और तभी बोलो लेकिन, इसका मतलब एक आशा आपके नजर में आई है। कैसे एक आशा आपके अंदर में आई कि नहीं, मैं इसको तोड़ सकता हूं, इसको हटा सकता हूं, कैसे, बट दाई इटर्नल समर। अच्छा, ये इटर्नल समर आपका एग्जाम में आता है, वो क्या है, यूथफुलनेस है, एवर यूथफुलनेस, जो आपके मन का जो नौजवानपन है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा, शैल नॉट फेड, कभी नहीं मुरझाने वाला है, कभी वो धुंधला नहीं पड़ने वाला है। किसका, दाई यानी तुम्हारा, किसका, और WH के बारे में बोल रहा है, तो वो तुम्हारा इटर्नल समर कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। कैसे नहीं मुरझाने वाला है, हम तो जानते हैं कि एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। हम जानते भी हैं कि उसका दोस्त जो है वो दुनिया से जा भी चुका है, पर कैसे उसको जिंदा रखेगा वो, देखिए उसकी खूबसूरती को। नॉर लूज पोजिशन, और वो तुम अधिकार भी नहीं खोओगे, पोजिशन का मतलब अधिकार होना, ऑफ देयर फेयर, वो जो खूबसूरती तो तुम्हारे पास में है, दाउ ऑस्ट, जो तुम्हारा अधिकार जिसके ऊपर में है। ऑस्ट का मतलब हो गया आपका योर्स, तुम्हारा, जो तुम्हारा ही है। तो जो अब ये कह रहा है कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो इटर्नल समर है, तुम जो इतने खूबसूरत हो, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं, कभी भी धुंधला नहीं पड़ेगा। नॉर लूज पोजीशन, ना तो तुम अपना अधिकार खोगे, किसका, उस खूबसूरती का जो कि किसका है, तुम्हारा ही है। फिर आती है बात, चलो ठीक है, एक न एक दिन तो उसको मौत लेके जाएगी कि नहीं अपनी शेड में। देखिए, एक तरफ आप हो, एक तरफ मौत खड़ा है, आप हंसते उस पे, अरे भाई अब तुम जिंदा है, लेकिन एक न एक दिन तो आप उसके पास जाओगे ही, मरना तो सभी को है ना। इस बात का मौत को बहुत गर्व है। कैसे, इस लाइन से भी समझ में आता है। नॉर सेल डेथ, डेथ यहां पर ब्रैग दाउ, यहां पर डेथ का भी पर्सोनिफिकेशन हुआ है कि ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है गर्व करना, अहंकार करना। जो डेथ है ना, वो अहंकार करता है, इस बात का गर्व करता है कि वो एक न एक दिन तो हमारे पास ही आएगा, जितना भी कर लो। दाउ वॉन्डरिस्ट इन हिज सीट, वॉन्डरिस्ट का मतलब इधर उधर जाने वाला, जितना भी चले जाओ इधर उधर, अपनी छाया में वो ले ही लेगा तुम्हें। अपनी छाया में ले लेने का मतलब एक न एक दिन तुमको मरना ही है, ठीक। तो वो क्या कर रहा है, वो करेगा, ये मतलब डेथ जो है वो क्या करेगा, अब गर्व करेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गर्व नहीं कर पाएगा। वो नॉर सेल डेथ, ना ही वो गर्व कर पाएगा। वॉन्डरिस ने सेड कि वो जितने भी लोग हैं वो अपनी छाया में ले सके, तुम्हारे लिए नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि when in eternal lines to time thou grost, क्योंकि जो मैं इटर्नल लाइंस लिख रहा हूं, कौन सा इटर्नल लाइंस, जो अमर पंक्तियां हैं, पंक्तियां का मतलब जो लिखना है, वो इन्होंने ये कविता को लिखा ना, जो मैं ये लिख रहा हूं ना, इतना मेहनत करके, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ राइम स्कीम मीटर वगैरह मिलाकर मैं जो लिख रहा हूं और इतना खूबसूरत थीम में दे रहा हूं लोगों को,
इटर्नल लाइन्स ये समय के साथ साथ तुमको और क्या करेगा, ग्रोस्ट करेगा। ग्रोस्ट का मतलब और लोगों तक पहुंचाएगा, तुम और ज्यादा फैलोगे। जैसे ये जो है इंग्लैंड, मान लो तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे मोहल्ले वाले जानते हैं खूबसूरत हो, तुम बाहर निकलोगे और पूरा देश जानेगा। लेकिन यहां क्या है, पूरा दुनिया तुमको जान रही है, क्योंकि दुनिया भर में इसको पढ़ा जा रहा है। तुम भी पढ़, आप भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके मन में भी आ रहा है ना कि बहुत खूबसूरत होगा वो कौन, ये। तो व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाई ग्रॉस्ट, ये जो समय है ना वो तुमको क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा तुमको मतलब फैलाएगा, मतलब तुम इसके साथ साथ और बड़े बनते जाओगे। ठीक, और कैसे, इटर्नल लाइन्स, जो कि वो पंक्तियां उन्होंने लिखा है। अब बताओगे सर वो तो सच में मर गया है, वो सच में वो उसकी खूबसूरती चली गई है, तो कैसे कह सकते कि वो अमर है। अभी आप पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ते हुए उसको याद कर रहे हो, याद कर रहे हो, बस उसी से वो क्या है, अमर है। अच्छा, कब तक अमर रहेंगे वो देखिए नीचे में दिया हुआ है। ये लाइन बहुत खूबसूरत लगता है हमको कि अच्छा, ये जो मैंने कहा था ना डेथ ब्रैग, तो ये ना ये बाइबल में भी कहा गया है इस बात को। यू दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, ये शैडो ऑफ डेथ है ना, ये बाइबल में कहीं से लिया गया था, उसी से ये थोड़ा सा शेड वाला बात यहाँ पर दिया गया है। किसके लिए, डेथ के लिए, वो अलग कहानी है। 2 लाइन बहुत खूबसूरत। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, कब तक वो जीवित रहोगे तुम, उस समय तक जब तक मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोग सांसें लेते रहेंगे। सांसें लेते रहेंगे मतलब जिंदा रहेंगे। और आइज कैन सी, और आंखों से देख पाएंगे। अब बोलोगे सर आंखों से देख पाना मतलब कविता को पढ़ना, ऐसा नहीं है। कान से सुन भी तो सकते हैं कविता को, लेकिन जिसने आंखों से खूबसूरती को देखा है वही उसको तुलना कर पाएगा ना कि वो कितना खूबसूरत रहा होगा। तो वही है कि आंखों से देखना मतलब कि वो कंपेयर कर पाएगा कि हाँ मेरा उसका दोस्त जो है वो कितना खूबसूरत था। तो जब तक लोग क्या करेंगे, सांसें लेते रहेंगे, जब तक वो देखते रहेंगे। सो लॉन्ग लिव्स दिस, उस समय तक ये जीवित रहेगा। लिव्स दिस का मतलब यहां सोनेट है, उस समय तक ये सोनेट रहेगा। एंड दिस, यही सोनेट गिव्स लाइफ टू दी, तुम्हें क्या देगा, जीवन देगा। ये सोनेट ही तुम्हें जीवन देगा, तुम कभी मरने वाले नहीं हो। तो बताइए जो WH है वो आज भी हमारे मन में जीवित है। हम भी आज भी उसको जब अगर हम कंपेयर, आप उसको इमेजिन भी करोगे ना, तो उसको नौजवान के रूप में इमेजिन करोगे, उसका चेहरा खिलता हुआ चेहरा के रूप में इमेजिन करोगे, और वो हमेशा यंग रहेंगे और हमेशा क्या होगा, याद किए जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, एकदम लाइन को एकदम कंक्लूड कर दिया है कि हाँ ये पूरा का पूरा, जैसे एक सवाल आया कैसे होगा, फिर ये देखिए ये वाला लाइन में क्या किया, उसको बता दिया कहां से होगा और कब तक होगा, वो यहां पर बता दिया गया। ठीक, हम लोग अभी उस चीज को यहां पर भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए, But thy eternal sun shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal light to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this. And this gives life to thee. तो ये आपका कविता को हमने क्या किया, कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पूरा एनालिसिस समझ लिया है इसको कि क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है, इसका नोट्स वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ मिलेगा, तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ईट क्लासेस। ये मैं आपको वेब में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे और वहाँ पे स्टोर में जाकर चेक करना, वहाँ एप्लीकेशन का नीचे में स्टोर दिया रहेगा। वहाँ पे इंग्लिश में जाओगे, कंटेंट में जाएंगे, पोएम में जाएंगे, आपको सोनेट नंबर 18 में जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। MCQ आप प्ले कर सकते हैं एग्जाम के लिए कि MCQ मतलब इसी का लेकर जैसे KBC होता है वैसे ही SAQ का नोट्स मिल जाएगा, LAQ का नोट्स मिल जाएगा, और लाइव क्लास में वहाँ पे होता है तो वहाँ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने लिए, और इस कविता को हमने समझ के
और कोई सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हो सके तो मैं जवाब दूंगा। और अच्छा लगता है तो फिर इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।